वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। नासिक नगर निगम के 133 जगहों में से 50% यानी कि कुल मिलाकर 67 जगहों के लिए महिला आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। नासिक के दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह में नासिक नगर निगम के कमिश्नर रमेश पवार की अगुवाई में महिला आरक्षण की घोषणा की गई और इस दौरान नासिक के पूर्व पार्षदों समेत कई लोग मौजूद रहे। महिला आरक्षण निश्चित करने पर राजनीतिक गतिविधियों में कुछ बदलाव आने की संभावना है। 67 जगहों पर महिला पार्षद चुनकर जाने से नासिक नगर निगम में महिला राज की संभावना ज्यादा हो गई है। और वहीं मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। बैंक का कर्ज डुबाने को लेकर ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी और साजिश रचने के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला मंगलवार को दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि कंबोज की कंपनी ने 2011 से 2015 तक इंडियन ओवरसीज बैंक से 52 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन ये कर्ज जिस कारण लिया था वहां उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और ये रकम दूसरी जगह इस्तेमाल की गई और ये कर्ज उन्होंने डुबो दिया। मोहित कंबोज के अलावा उनके कंपनी के 2 और संचालकों के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। मोहित कंबोज ने ट्वीट कर इन आरोपों से इनकार कर दिया है, इन आरोपों को खारिज कर दिया है। कंबोज का कहना है कि मुझे पता चला है कि मुंबई पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल की है। एक पुरानी कंपनी ने 2017 में जो बंद हो चुकी है उसके पुराने बैंक इश्यू निकालकर मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी ऐसा कर मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मोहित कंबोज ने कहा कि इसके खिलाफ मैं कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। नमस्कार। मेरे ऊपर ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ा कि मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और कोई पुरानी कंपनी जो 2017 में बंद हो गई उसके बैंक इश्यूज निकालकर एक फैब्रिकेटेड एफआईआर मुझ पे बनाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार अगर सोचती है कि इस तरह की कार्रवाई कर कर मेरी आवाज़ दबा देगी या मुझे किस तरह से भी चुप करा सकती है, धमका सकती है, तो या मियां नवाब का बदला हो या संजय राउत का हो या एक आईपीएक्स के एक्सपोजर का हो, तो अगर इस तरह के फैब्रिकेशन से समझते होंगे कि हम डरने वाले, तो मैं घबराने वाला नहीं हूँ। और प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल अहमदनगर के कोपर गांव शुक्राचार्य के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने 3 घंटे तक बैठकर पूजा अर्चना की और गायिका अनुराधा पौडवाल की दर्शन यात्रा को गुप्त रखा गया। जब मीडिया को इस बात का पता चला तो वो वहां जाकर अनुराधा पौडवाल से बातचीत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। कोपर गांव में गुरु शंकराचार्य का ये एकमात्र मंदिर है जहां किसी भी कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर किया जाता है, जिसके चलते अनुराधा पौडवाल इस मंदिर में आई थी। लंबी पूजा के बाद अनुराधा पौडवाल मुंबई के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर गुरु शंकराचार्य मंदिर के अध्यक्ष बाला साहेब अबहाड ने अनुराधा पौडवाल को शॉल और नारियल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहमदनगर के कोपर गांव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तालुका अध्यक्ष अनिल गायकवाड़ ने एक गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन धारन गांव रोड पर नगरपालिका के विरोध में किया गया है। दरअसल नगरपालिका के पानी की सप्लाई को लेकर एक गड्ढा खोदा था, जिसे पालिका ने 15 से भरा नहीं है। इसी को लेकर अनिल गायकवाड़ ने प्रदर्शन किया और गड्ढे में पूजा भी की और साथ ही साथ जल्द से जल्द गड्ढे को भरने के लिए भी कहा है और ऐसा ना करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो ये प्रदर्शन का अनोखा तरीका इजाद किया है इन्होंने। अनिल गायकवाड़ गड्ढे में बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, न केवल बैठकर बल्कि पूजा भी की। एक महीना हो गया है, 1 महीना खड्डा खन के उन्होंने ऐसा रख दिया। उसके बाद में उन्होंने चेक करे लीकेज है, उसके बाद में उन्होंने हमको बोला कि हम ये लीकेज जल्द से जल्द निकाल देंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने टेस्ट करे, अभी तक भी कोई यहाँ लीकेज निकलने आया नहीं। वो ठेकेदारी नहीं आया और नगर पालिका कोई आया भी नहीं इधर। अभी आज तो मैंने ये आंदोलन करा, लेकिन इसके बाद में अगर आज के आज कभी अगर ये नहीं हो गया
तो कल मेरा आंदोलन अलग तरीके से रहेगा। और महाराष्ट्र की लाइफलाइन कही जाने वाली एसटी बसों के बेड़े में आज से इलेक्ट्रिक बस भी शामिल हो गई है। आज एसटी की पहली इलेक्ट्रिक बस रोड पर उतारी गई। इसका उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हाथों हुआ। पुणे के स्वारगेट डिपो से आज एसटी की पहली इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई। उसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया। इस दौरान परिवहन मंत्री एडीवी अनिल परब समेत कई लोग मौजूद रहे। तो एसटी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बस भी अब शामिल हो गए हैं। इलेक्ट्रिक बस से न केवल लोगों को सहूलियत मिलेगी बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। ठाणे शहर पुलिस ने 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पहले बदलापुर से दीवा आने के लिए कैब बुक की और जब कैब में सवार होकर दीवा के सुनसान इलाके में पहुंचे तो उन्होंने कैब ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने 2500 रुपए के लिए कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। तो सुनसान इलाके में गला घोंटकर कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। महज 2500 रुपए के लिए कैब ड्राइवर की इन बदमाशों ने हत्या कर दी। आपको बताएं कि कहीं जाने के लिए इन चारों ने कैब बुक की थी और जब कैब आई तो एक सुनसान इलाके में इन्होंने कैब को रोका और ड्राइवर के साथ अभद्रता की और सिर्फ 2500 रुपए के लिए ड्राइवर की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब ये चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आप भी ना सब बरोबर है। तो कैब ड्राइवर की हत्या को अंजाम दिया था और जब पूरे मामले की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद पाया कि 4 आरोपी जो कि उस कैब में ही सवार थे जिन्होंने कैब ड्राइवर की हत्या की थी महज 2500 रुपए के लिए और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसा सीरियस मर्डर है जिसकी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं है और किस वजह से किया है वो कुछ मालूमात नहीं था। इसके टीम बनाए, उसने सबने सीसीटीवी फुटेज देखा। उसके साथ में ओला गाड़ी थी, ओला गाड़ी जो बुक किया था उसके ऊपर से मोबाइल का कुछ मालूमात लिया। उसकी ओला गाड़ी वहाँ पर थी, उसका नंबर था MH03CV 7195। ये सब टोटली स्टडी करने के बाद ऐसा मालूमात हुआ कि इसमें 5 लोगों ने ये वारदात की है। उसमें से 4 लोग जो है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो है हसीरुल्ला हलीम शेख, दूसरा है आतिश विनायक भोसले और तीसरा है ओंकार प्रदीप कास्कर और चौथा है जो प्रशांत देवराज पेरिया। जौनपुर के मछली शहर में एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में पूरे नगर में प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजा है। इस दौरान नगर की सड़कों, सड़क की पटरियों और नालियों पर बनी सीढ़ियों को तोड़कर उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया है। इस दौरान सीओ और कोतवाली की टीम की भारी फोर्स के अलावा नगर पंचायत की टीम भी मौजूद रही। वहीं एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे नगर समेत तहसील क्षेत्र के सभी बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। इस दौरान नगर में जिन लोगों ने नालियों पर घर का बारजा निकाल रखा है उनको नोटिस भेजा जाएगा और जल्द से जल्द खुद बारजा ना तोड़ने पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, शासन के निर्देशानुसार सभी जितने भी नगर पंचायतें हैं उनमें जो भी अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण हुआ है वो सभी को पहले अनाउंसमेंट किया गया था। 1 सप्ताह पहले से अनाउंसमेंट चल रही थी, बताया गया था। सबको अवगत कराने के बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। तो जितने भी टेम्परेरी वो हटाए जा रहे हैं, बाकी पक्के जो कंस्ट्रक्शन है उनको 1 सप्ताह का और नोटिस दिया जा रहा है। ये पूरे नगर में जी नहीं, ये पूरी तहसील में जितने भी कस्बे हैं, जितनी भी नगर पंचायतें हैं, जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है सभी जगह ये कार्य किया जाएगा। कुछ मकान जो नाली के ऊपर बने हैं उनके लिए क्या उनको पेनाल्टी दी गई है और उनको नोटिस दिया गया है कि आप स्वयं तोड़ लें, नहीं तो 1 सप्ताह बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। और वहीं श्रावस्ती में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें राप्ती बैराज के सड़क के किनारे बने होटल और दुकानों को बुलडोजर से धराशायी किया गया है। आपको बताया कि एसडीएम प्रवेंद्र कुमार की अगुवाई में अतिक्रमण हटवाया गया है और साथ ही साथ लगातार प्रशासन की तरफ से सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है।
श्रावस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण भी किया। परेड के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने परेड में उपस्थित सभी कर्मचारियों को पीटी कराई और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए रोजाना पीटी और योगा करने के लिए प्रेरित भी किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने यूपी 112 गाड़ियों का निरीक्षण किया और कमियों को दूर कराने के लिए प्रभारी को निर्देशित भी किया है। और वहीं जौनपुर में मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के सुरेरी थाने में तैनात उप निरीक्षक हैदर अली को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय निवासी महातिम पांडे का पड़ोसी अंबिका से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी के चलते थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वहीं मुकदमे में एक आरोपी का नाम निकालने के नाम पर उप निरीक्षक हैदर अली ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। थाना सुरेरी के रहने वाले महातिम पांडे निवासी कठवतिया थाना सुरेरी जनपद जौनपुर ने दिनांक 27/5/2022 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी में लिखित शिकायत किया है कि मेरे विरुद्ध और मेरे भतीजे के विरुद्ध विपक्षियों ने मुकदमा पंजीकृत कराया है मारपीट का, जिसकी विवेचना वहाँ के उप निरीक्षक थाना सुरेरी के उप निरीक्षक श्री हैदर अली द्वारा की जा रही है। उनसे जो है कि इन्होंने कहा कि मेरा भतीजा उत्कर्ष पांडे मौके पर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नाम निकालने के लिए कम से कम 10,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। इस बात की शिकायत उन्होंने आकर के मेरे भ्रष्टाचार निवारण संगठन में किया गया। और खबरों में फिलहाल वक्त हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया में हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में ट्रिपल मर्डर में पिता और 2 बेटों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका बलिया पुलिस ने 8 घंटे में खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू और मोबाइल बरामद किए हैं और साथ ही साथ 2 लाख से ज्यादा की नकदी भी बरामद हुई है। आपको बताएं कि वारदात की जांच के लिए 5 टीमें गठित की गई थी और घटना का खुलासा करने के लिए शासन और डीजीपी मुख्यालय से भी मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ के कुएं में है, तो पुलिस वहाँ पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वुंड्स हैं वो स्टैब्ड वुंड्स हैं और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में मिली। जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जब चेक किया गया तो इनके जो एक बेटे और हैं संदीप, तो उनको भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अदावतें हैं, कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े। नोएडा प्राधिकरण ने डूब क्षेत्र में बन रहे अवैध फार्म हाउस पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सेक्टर 151A में गोल्फ कोर्स की बाउंड्री से सटाकर बनाए जा रहे 15 फार्म हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने पुलिस टीम के साथ ये ध्वस्तीकरण अभियान चलाया, जिसमें प्राधिकरण के भूलेख विभाग के OSD प्रसून द्विवेदी ने बताया कि गाँव कामबख्शपुर के डूब क्षेत्र में स्थित करीब 4,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन में करीब 15 फार्म बनाए जा रहे थे और इसके लिए वहां पर निर्माण कार्य भी चल रहा था और सभी फार्म हाउस निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स की बाउंड्री से सटी जमीनों में बनाए जा रहे थे। इसके साथ ही OSD प्रसून द्विवेदी ने लोगों से अपील की है कि डूब क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन ना खरीदें। पीलीभीत के गजरौला हाईवे पर ट्रक और बाइक की भिड़ंत होने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 2 लोग दूध बेचकर घर लौट रहे थे, जिस दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही साथ घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। अब फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
और वहीं आगरा में स्वास्थ्य उप केंद्र का 10 सालों से स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान ही नहीं लिया है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य उप केंद्र खंडर में तब्दील हो चुका है। आपको बताएं कि खेरागढ़ तहसील के भिलावली में यूपी सरकार ने स्वास्थ्य उप केंद्र को लाखों रुपए की धनराशि से इसका निर्माण कार्य कराया है। और वहीं खेरागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की तरफ से 10 साल से भिलावली स्वास्थ्य उप केंद्र का कोई जायजा ही नहीं लिया गया है, ना ही किसी डॉक्टर नर्स को ग्रामीणों को इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो हैं वहाँ पे किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है जी। वहाँ पे हमारी एएनएम की तैनाती होती है और खेरागढ़ में हमारे 28 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जिसमें से हमारे पास में केवल 18 एएनएम हैं जी। 10 हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हुए हैं। इस पर डॉक्टर की तैनाती नहीं होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन अभी हमारी इस पर एएनएम तैनात होती है। और एएनएम कोविड कार्य में पिछले 2 साल से लगे रहने के कारण एएनएम भी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया है। वो पूरे गाँवों में घूम के वैक्सीनेशन करती रही हैं। और हमारे जो वैकेंट सब सेंटर पड़े हुए हैं, अभी सरकार एएनएम्स की भर्ती करने जा रही है, तो जैसे ही हमें और एएनएम मिलती हैं तो हम उन जो हमारे बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं उन्हें संचालित कराएंगे। और वहीं बिजनौर में टंकी का पानी पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और दूषित पानी पीने से आधा दर्जन लोगों को परेशानी होने लगी। हालांकि ग्रामीणों का आरोप यह है कि टंकी की सफाई न होने के चलते टंकी का पानी दूषित हुआ है। फिलहाल सभी लोग निजी अस्पताल में भर्ती हैं और जहां सभी का इलाज भी चल रहा है। पूरा मामला नजीबाबाद के समीरपुर इलाके का है। हरियाणा के गोहाना जिले के आदर्श नगर में एक घर के बाहर बने कमरे में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग करते समय शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान देखते ही देखते कमरे में रखे और भी सामान में आग लग गई। इस घटना पर मकान मालिक ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फिलहाल इस आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। ये जी 11:45 की बात है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये अग्नि का ही हुआ है। तो हम तो सभी सो गए थे। रात को फिर जो है ना लाइट भागी ना, फिर बाहर आए तो देखा तो बुरी तरह जो है जलने लग रहा है। तो गेट खोल ले, करीबन 1-1.5 घंटे की मकसद के बाद ये आग को हम काबू कर पाए। तो ये आग कैसे इसके कमरे के अंदर कैसे लगी, कुछ बता सकते हैं? क्या क्या सामान पड़ा था? इलेक्ट्रिकल ये अपनी स्कूटी थी, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है ऐसा भी नहीं है। ये हम लोग 2:30 बजे तो हमने दिन के थाम दी थी, गर्म में थाम दी हो। और खबर धौलपुर से है, जहां राजस्थान ग्रैपलिंग संघ के तत्वाधान में राज्य स्तरीय 8वीं ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के 12 जिलों के 245 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला ग्रैपलिंग संघ के कोच ऋषि मौर्य ने बताया कि प्रतियोगिता में धौलपुर के एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है और 5 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है और 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में तीसरी ट्रॉफी हासिल की है। टीम के धौलपुर आगमन पर ग्रैपलिंग संघ के संरक्षक और युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने विजेता खिलाड़ियों को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। तो 12 जिलों के 245 खिलाड़ियों ने इस ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। धौलपुर से जानकारी है। हालांकि 8वीं ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक भी जीता है। कई खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है और कई ने कांस्य पदक पर कब्जा भी जमाया है। मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर की अध्यक्ष की हैसियत से मैं विवेक सिंह बोहरा, क्लब के कर्ता धर्ता और जाने माने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के प्रशिक्षक भाई ऋषि मौर्य और उनकी क्लब की टीम को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में धौलपुर ज़िले की कम से कम 200 बेटियों को वो आत्मरक्षा यानी मार्शल आर्ट्स को सिखाने के लिए गोद लें।
और वहीं सोनप्रयाग से 9000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। वहीं मंगलवार को करीब 10,000 पुरुष, 7,000 महिलाएं और 247 बच्चों समेत करीब 17,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। आपको बता दें कि अभी तक मात्र 25 दिनों में लगभग 4,35,000 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें 9 हेली कंपनियां अभी तक 8,158 उड़ानें भर चुकी हैं और साथ ही साथ 45,343 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। इसमें 9 हेली कंपनियां गुप्तकाशी, जामूफाटा, बडासू, शेरसी और सोनप्रयाग से रोजाना उड़ानें भर रही हैं। और वहीं जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ नंदवल्लभ शर्मा ने पर्यटकों को घाटी के लिए रवाना किया, जिसके बाद कुल मिलाकर 75 पर्यटक घाटी देखने पहुंचे। आपको बता दें कि फूलों की घाटी दुनिया की इकलौती जगह है जहां प्राकृतिक रूप से 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं, जहां इस बार समय से पहले 12 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिले हैं। जानकारी के मुताबिक यूनेस्को ने 2005 में फूलों की घाटी को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था और ये करीब 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, जिसमें जैव विविधता का खजाना है। और वहीं पौड़ी के कठूट गांव में गुलदार ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचा वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ लिया, जिससे वन विभाग की टीम कठूट गांव से अब नागदेव रेंज ले गई है। बता दें कि गुलदार ने कुछ दिनों पहले एक बकरी को अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी। प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है कि ये उसका चेहरा पूरी तौर पर जो है डैमेज है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी नर गुलदार के द्वारा उसको काफ़ी आपसी संघर्ष उसका हुआ है और उसकी लगभग एक आंख भी नहीं खुल रही है। वो कमज़ोर भी है, संभवतः उसने कई दिनों से खाना वाना भी नहीं खाया है और इसी कमजोरी की वजह से वो जो जिन लोगों पर उसने अटैक किया वो हल्का अटैक था। लगभग इस मादा गुलदार की उम्र लगभग 6 साल के आसपास में जो है हम लोग आंक रहे हैं। अभी उसको फर्स्ट एड उसका किया गया है और अभी शाम को फिर डॉक्टर खंडूड़ी साहब फिर दोबारा आएंगे उसको देखने के लिए कि उसका क्या इलाज किया जा सकता है। अभी वो बहुत कमज़ोर और अच्छी कंडीशन में फिलहाल मैं नहीं कह सकता। और इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।